10th क्लास के ऑल स्टूडेंट्स तुम्हारे चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके यौगिक। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस में तुम्हारे वो है कि CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो ये हम जानते हैं कि ये किसकी प्रॉपर्टीज में आता है, आपके कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज में। ये जो CO2 है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, आपके कोवलेंट बॉन्डिंग है। ये कोवलेंट कंपाउंड है आपके, सही हो रही है आपके यौगिक हैं आपके। अब इसमें क्या हो रहा है कि मैंने आपको क्लासेस में पढ़ा दिया है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और ऑक्सीजन का होता है 8। तो इनकी आउटर सेल यानी KL और ये भी आपके K और L। तो L के अंदर यहाँ पे 4 कार्बन है और यहाँ पे कितना है 6। अब ये चाहते क्या है कि क्या हो जाए हमारे फाइनल जो है उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर इसको मैं ऑक्सीजन को और कार्बन को इस कॉम्बिनेशन से पहले, ये तो कॉम्बिनेशन के बाद की प्रोसेस है, पर इस कॉम्बिनेशन से पहले यानी इस जुड़ाव से पहले अगर मैं देखता हूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। यानी कि मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना सकता हूँ कि बिफोर कॉम्बिनेशन, आपके कॉम्बिनेशन यानी कि जोड़ने से पहले। तो देखो इस तरीके से है कि ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं आपके आउटर सेल L में कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आउटर सेल जो L है, और इस कार्बन के आउटर सेल में कितने हैं 1 2 3 और 4। अब ऑक्सीजन क्या चाहता है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि ऑक्सीजन को अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने चाहिए, ओनली 2। और कार्बन चाहता है कि मुझे कितने मिल जाए 4। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ने अपनी पूर्ति करी इस तरीके से, ये ब्लू कलर के कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के काम आ गए। इस तरीके से यहाँ भी ऑक्सीजन ने अपना काम पूरा कर लिया है। और अब जो मैं डॉट बना रहा हूँ उसको देखना, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के हैं कार्बन के, और ये क्या करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, ऑक्सीजन से लेगा। किससे ले लेगा ये, ऑक्सीजन से। 2 इस वाली ऑक्सीजन से लेगा और 2 इस वाली ऑक्सीजन से लेगा। तो हमने ये जो बनाए हैं क्रॉस में उनको हम इधर शो कर देते हैं। जैसे कि ये आपके इस तरीके से ये 4 इलेक्ट्रॉन पूरे किए और इस तरीके से ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्रॉस के अंदर ब्लू कलर के 4 इलेक्ट्रॉन इसके हैं और रेड कलर के 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। तो इस तरीके से इसने अपने कार्बन ने भी कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए, अपने 8। तो ये इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपसे डायरेक्टली वो जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कि CO2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है। तो आपको पता है कि ये जो क्रॉस में है ये किसके इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस वाले कार्बन के, ठीक है। और कार्बन के कितने 1 2 3 4। तो हमने देखा है कि L के अंदर इसमें कितने 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं L में 6 सेल के अंदर। तो 1 2 3 4 5 और 6 दिख रहे हैं सबको। एक ऑक्सीजन के पास कितने हैं 6, दूसरे के पास भी 6 है। तो ये देखो कि इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ली, 2 की आवश्यकता है। अब इसकी सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अच्छे से समझना इस चीज़ को। तो इसकी सेल में टोटल जो इलेक्ट्रॉन हुए वो 1 2, 2 कार्बन के, फिर 6 खुद के, 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरीके से एक ऑक्सीजन ने अपने L के अंदर ये जो 2 है और यहाँ पे जो 6 है, ठीक है, तो इस L के अंदर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन कितने कर लिए 8। और यही कहानी यहाँ पे हुई है। तो इस तरीके से ये CO2 का आपके इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो कंप्लीट होती है। और ऐसा एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। अगर किसी को अभी डाउट हो तो क्लास में आप पूछ सकते हो। फिर है आपके कि सल्फ़र के 8 परमाणुओं से बने सल्फ़र
यानी सल्फर के 8 परमाणु से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी। संकेत सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में क्या करेंगे, जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन में दे रखा है, एक अंगूठी के रूप में जोड़ देते हैं तो एक रिंग बना देते हैं। सबसे पहले 3 4 5 6, वो कितना होता है 16। तो इसका वही 1s2 2s2 और 2p6, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब आउटर कॉस है इसका 3s2 और 3p4, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं टोटल 6। तो इसके आउटर सेल में हम 6 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, 1 2 3 4। इस तरीके से 1 और 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। अब सबके आपको इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, 1 2 3 4। फिर इस तरीके से फिर 1 2 3 4, 6 इलेक्ट्रॉन आपको सबके बना देने हैं। अब क्या करना है, इनको जोड़ देना आपस में। जैसे कि इसके पास ऑलरेडी कितने हैं 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस 6 वाले को इस तरीके से जोड़ दें, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के, 6 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के और 2 इलेक्ट्रॉन इसके। तो ऐसे करके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल आपके 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए आपके 8, एक रिंग ये बन गई। अब इस तरीके से ही अगर नीचे के अगर हम जोड़ने लगें तो इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके काम आ जाने, इस तरीके से ये 6, फिर इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके काम आ जाने, फिर इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके काम आ जाने, फिर इसके ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसके काम आ जाने, और इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके काम आ जाने, और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसके काम आ जाने, और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसके काम आ जाने। तो लग रहा है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अरे ये रिंग जैसी दिख रही है ना आपको, आपकी उंगलियों के अंदर, फिंगर के अंदर जो आप रिंग पहनते हो, तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और वही चीज़ हमसे पूछी गई है। अब यहाँ पे आपको 8 कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कितने कोवलेंट बॉन्ड है इसके अंदर, 8 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, यानी 8 सहसंयोजी बंध बने यहाँ पे। अब इसका जो स्ट्रक्चर मैंने क्लास में भी बताया था, यहाँ भी मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको इसका जो क्राउन शेप मिलेगा, आपको क्राउन का होता है मुकुट, राजा का मुकुट होता है ना, किंग, राजा, इसका मुकुट जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। इसका कैसे मिलेगा मुकुट जैसा स्ट्रक्चर, देखो सबसे पहले हमने किया, जैसे एक सल्फ़र रखा, उसके नीचे हमने दूसरा सल्फ़र रखा, फिर हमने एक सल्फ़र रखा, फिर हमने ऊपर एक और सल्फ़र रखा, ये सल्फ़र आपके, ये भी सल्फ़र, फिर हमने एक सल्फ़र वापस रखा नीचे, और इस टाइप से एक सल्फ़र ये रखा और एक ये। तो ये जस्ट लाइक एक मुकुट बन गया, क्राउन। ऐसे लग रहा है राजा का कोई मुकुट हो, ये समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को। तो ये क्राउन स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो S8 जो मॉलिक्यूल है वो आपके किस तरीके से दिखाई दे रहा है, क्राउन। कि पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समयावयवी का चित्रण कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि देखो, एक तो नॉर्मल पेंटेन है, और पेंटेन का सूत्र तो क्या होता है आपके, सबसे पहले हमने देखा किसके पूछ रहे हैं, पेंटेन। तो C5 और 5 में आपको क्या करना है, +2 करना है, तो H आपके क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे गिन लो इस तरीके से कि आपको 12 एच दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो आपको ये 12 हाइड्रोजन दिख रहे हैं और कार्बन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब एक तो इस तरीके से दिखेगा कार्बन, इसको बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन। अब यहाँ पे कार्बन की संरचना बदल गई है, यानी कार्बन जो है वो 5 ही है लेकिन उसका स्ट्रक्चर बदल गया। कैसे बदल गया देखो, 1 2 3 4 और 5। एक कार्बन कहाँ गया, नीचे। तो कार्बन तो 5 ही है लेकिन एक कार्बन सीधी लाइन में ना होकर एक इस तरीके से टी शेप बन गया। और जब भी ऐसे टी शेप में कार्बन बनेगा, स्ट्रक्चर होगा, तो उसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में कि संरचनात्मक समय में भी, यानी कि यौगिक तो एक ही है लेकिन उसके कितने समय में भी आइसोमर कितने हो सकते हैं उसके। फिर है आपके कि यहाँ पे भी स्ट्रक्चर सेम वही है, कार्बन 1 2 3 4 और 5, लेकिन कार्बन का स्ट्रक्चर कैसे, 3 इधर है और 3 इधर है, प्लस का निशान दिखाई देगा आपको इस तरीके से। तो मैं इसको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ आपके। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस का निशान है, ये कार्बन है 3, और यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे आपको टी का निशान नज़र आएगा इस तरीके से। तो टी का निशान अगर नज़र आ रहा है, ABCD की टी नज़र आ रही है, तो उसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। और अगर आपको ये प्लस का निशान दिख रहा है कार्बन में, प्लस व्यवस्था में बैठे हुए हैं, तो इसको बोलेंगे नियोपेंटेन। और अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर कार्बन की दिख रही है तो उसको बोलेंगे आप नॉर्मल पेंटेन। तो इस तरीके से समझना है। अब इसमें देखो आप हाइड्रोजन कहीं भी कम नहीं होंगे, कार्बन वही 5 के 5 रहने, हाइड्रोजन 12 के 12 ही रहने, आपको सारी चीज़ें वही नज़र आई हैं, बस कार्बन ने अपनी स्थिति बदली है। तो 3 संरचनात्मक समय भी होंगे किसके, पेंटेन के। ठीक है, तो एक तो आंसर ये देना है कि कितने होंगे, 3, और स्ट्रक्चर एक नॉर्मल, एक आइसो टी टाइप का आइसो, और नियो का मतलब आपको प्लस टाइप का। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गया इसका। फिर है आपके कि कार्बन के 2 गुण धर्म कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या आपको देखने को मिलती है। तो ये वाला टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले ही पढ़ा दिया है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। कार्बन कितना संयोजी है, 4 दोस्ती बना सकता है, मतलब चारों तरफ से दोस्ती कर सकता है, किसी से भी जुड़ सकता है। दूसरा है कि कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर उनके जुड़ने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, श्रृंखला या कैटिनेशन का गुण कहते हैं। तो आपको ये 2 चीज़ें ही इसमें बतानी। फिर है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो साइक्लोपेंटेन, तो अभी हमने 3 टाइप का पेंटेन पढ़ा था। तो मैंने आपको जब ये कार्बनिक यौगिक पढ़ाए थे तो एक तो मैंने बताया था आपको अचक्रीय, अचक्रियों की श्रृंखला इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से जो अभी अभी हमने देखी। और दूसरा होता है आपके चक्रीय कार्बन यौगिक। अब चक्रीय में क्या है, इस तरीके से वो संरचनाएं क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, तो ये आपके पेंटेन की संरचना है, तो ये जुड़ गई आपस में, ये साइक्लिक हो गई, राउंडेड, यानी इस तरीके से ये जुड़ गई। तो ये आपके चक्रीय कार्बन यौगिकों में आते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5। अब ये साइक्लोपेंटेन है। साइक्लो का मतलब क्या होता है, वही साइकिल वाला, साइक्लिक। तो यहाँ पे ये जो श्रृंखला है वो किसकी है, आपकी साइक्लिक की। ठीक है, चक्रीय श्रृंखला। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक जो बिंदु संरचना है उसको आप बना सकते हो। यहाँ पे देखो आप कि ये जो है ये क्या कार्बन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कार्बन है, डॉट वाले क्या आपके कार्बन नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये एक आपके कार्बन बीच में, और ये क्या है आपके हाइड्रोजन। जैसे जुड़े हुए उसी प्रकार से। तो यहाँ पे आपको देखो ये संरचना इसी तरीके से, यहाँ पे ये बॉन्डिंग हो जाएगी,
इस टाइप से। अब ये जो बॉन्डिंग होगी वो कुछ इस टाइप से नज़र आएगी आपको, आप गौर से देखोगे तो इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। यहाँ पे आप अगर गौर से देखोगे आप तो आपको नज़र आएगा कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हो रहे हैं। देखो यहाँ पे जो बंध बनेगा वो कार्बन कार्बन के बीच बनेगा, ठीक है। तो कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे इस तरीके से, और चौथा इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है। हाइड्रोजन का यहाँ डॉट के रूप में जो दिखाया नहीं है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे भी हम बात करें तो ये आपके हाइड्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके यहाँ पे डॉट के रूप में बताया नहीं, हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स आपके इस तरीके से। तो ये पूरी संरचना कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। किसकी है ये संरचना? आपके साइक्लोपेंटेन की संरचना है। इसी तरीके से आपके 1 2 3 और 4, और इसी तरीके से आपके 1 2 3 और ये आपके 4। यहाँ भी आपके 1 2 3 और 4, इसके भी 1 2 3 और आपके 4। तो ये मैंने हर कार्बन के चारों तरफ आप देख सकते हो कि 4 डॉट लगा दिए हैं। क्योंकि कार्बन के 4 डॉट क्यों लगाए? क्योंकि कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? 4। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके चारों तरफ हाइड्रोजन भी लगा देता हूँ। जैसे इसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगा दिया मैंने इस तरीके से, ये आपके हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्रॉस, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्रॉस, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्रॉस, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्रॉस, नीचे ये वाला हाइड्रोजन का क्रॉस, ये हाइड्रोजन का क्रॉस, ये भी हाइड्रोजन का क्रॉस, और इस तरीके से ये भी हाइड्रोजन का क्रॉस। तो क्रॉस से जो इलेक्ट्रॉन्स मैं दिखा रहा हूँ वो किसके हैं? हाइड्रोजन के। तो सबसे पहले इन इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर दो इस तरीके से। तो हाइड्रोजन के तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए इस तरीके से। हमने सारे हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमें एक कार्बन को, उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी एक कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हमें क्या करना है कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति करनी है इस तरीके से। अब एक कार्बन के ऑलरेडी 4 है, अब हमें कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन बताने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। अब वो कार्बन अपने 8 इलेक्ट्रॉनों की किस प्रकार पूर्ति करेगा, इस चीज़ को देखो। अब यहाँ पे मैं एक बारीक लाइन ले रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से पता भी चल सके। देखो, जैसे कि ये सबसे फर्स्ट में कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन के हम किस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं इसको देखो। 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, तो लाइन को इस तरीके से घुमाएंगे, ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर, और ये आपके और इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने यहाँ से, और इस तरीके से घुमाते घुमाते इस तरीके से घुमाया। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये इसके कंप्लीट कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक, इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम इस कार्बन की बात करें तो इस तरीके से घुमाएंगे कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये आ जाएंगे, ये दोनों, 2 इसके खुद के आ जाएंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर में और चक्कर लगाएगा, तो इस तरीके से होगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इसके ये रहे 6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति
और करनी है, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से घुमाएगा अपने साइकिल को। तो इसके भी इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 इसके हो गए 6। अब इसको 2 और घुमाने पड़ेंगे, तो इस तरीके से घुमाएगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और इसी तरीके से इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इसके खुद के हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इस तरीके से संरचना कंप्लीट बनेगी। तो इस संरचना में कन्फ्यूज़न काफ़ी है, ये सीधी सीधी संरचनाएं नहीं बन के आ रही है आपको, इसमें कन्फ्यूज़न काफ़ी है। आपको याद रखना है कि कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन पूरे किए हैं आपके, 8 इलेक्ट्रॉन। एक कार्बन ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन पूरे किए हैं, 8। आप किसी भी गोले में जा सकते हो, इस गोले को अगर हम देखें तो इस गोले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। किसी भी गोले में चल जाओ, कार्बन ने कितने कंप्लीट किए, 8, और हाइड्रोजन ने कितने कंप्लीट किए, 2। अब इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कार्बन, अब ऊपर के इस हाइड्रोजन को मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ये 2 हाइड्रोजन लगा दिए मैंने। अब इस कार्बन के नीचे फिर मैं ये इस कार्बन के नीचे इस तरीके से कार्बन है 2, तो ये मैंने 2 कार्बन बना दिए इस तरीके से, ठीक है। अब इस कार्बन की बात करें हम, इस वाले कार्बन की, तो यहाँ पे फिर से 2 हाइड्रोजन लगा दिए, और इस कार्बन के भी कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2। फिर नीचे बात करें कि ये कार्बन इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे नीचे 2 कार्बन और लिख देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों कार्बनों को भी जोड़ देते हैं, जैसे ये दोनों कार्बन जुड़ जाएंगे इस तरीके से। फिर इन दोनों कार्बनों के 2 हाइड्रोजन और जोड़ेंगे, तो इस तरीके से ये आपके 5 कार्बन है। तो ये पूरी साइकिल इस तरीके से चलती है। तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी यूनिक है इस तरीके से। तो आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक संरचना आप खुद बनाओगे 1-2 बार, तब जाके आपको पूरा समझ में आएगा ये। तो ये स्ट्रक्चर को मैं यहीं बता देता हूँ आपको कि ये देखो इस तरीके से है कि कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, दोनों को मिला दो इस तरीके से, ठीक है। ये वाला कार्बन आपके और ये वाला कार्बन, तो 5 कार्बन हो गए। अब 5 कार्बनों के आपको पता है कि 12 आपको क्या लगाने हैं, इसमें हाइड्रोजन लगाने हैं। एक कार्बन को 2 देने हैं, तो 5 के आगे 10 लग जाएंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से खुल के सामने आएगा आपके, ठीक है। अब किसी भी एक कार्बन को अगर मैं पकड़ के देखूं कि भाई इस कार्बन का क्या होगा, तो इस कार्बन के मुझे 4 हो गए, चारों बंद चाहिए बिल्कुल। तो 1 2 3 और 4। अब इसके चाहिए चारों बंद, तो 1 2 3 और 4। इसके चाहिए चारों 1 2 3 और 4। अब इसके चाहिए 1 2 3 और 4। इसके चाहिए चारों, तो 1 2 3 और 4। तो चारों बंद भी इसके पूरे हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये संरचना आपके बनेगी, काफ़ी यूनिक संरचना है। फिर है आपके कि निम्न यौगिकों की संरचना को चित्र के रूप में समझाओ, यानी कि आपको क्या दिया है, हिंदी में नाम दे दिया, आपको संरचना सूत्र लिखना है इसका। तो बहुत इजी है ये। फिर क्वेश्चन और पूछा है, क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समय भी संभव है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र, तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है आपके CH3COOH। ये सिंपल सूत्र है। अब इसको खोल के लिख दिया, ये देखो CH 3 H लगा दिए, तो CH3 ये कंप्लीट। अब COOH, तो ये इसका सूत्र है, ठीक है, याद रखना। इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं। फिर आपके ब्रोमोपेंटेन, तो 5 कार्बन लिख लो सीधे सीधे, 1 2 3। आप यहाँ पे लिख लो 5 कार्बन इस तरीके से, 1 2 3 4 और 5, और लास्ट में क्या लगा दो, Br, ब्रोमो। अब 5 कार्बन है तो आप इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, CH3 CH2 CH2
CH2 और CH2, इनके बीच में क्या जोड़ दूँ आप, बंद। तो ये इसकी एक सिंपल संरचना है जिसको स्ट्रक्चर के रूप में इस तरीके से खोल के बताइए। ब्यूटेनॉन, अब नॉन के लिए मैंने आपको पहले बताया कि कीटोन आएगा। तो यहाँ पे देखो 5 यानी 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4। इस कार्बन के दोनों तरफ कार्बन श्रृंखला और ऊपर ऑक्सीजन लगा दिया है। बाकी इसकी CH3 CH2 और इसके तो कुछ लगना ही नहीं क्योंकि चारों बंद कंप्लीट हो गए, और ये CH3। तो लास्ट वाले CH3 CH2 CH2। तो इन संरचनाओं को मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन से सूत्र है। पहला आपका जो सूत्र है वो है ये वाला CH3 COOH, CH3 COOH। दूसरा है आपके CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन हो गए, और CH2 4 हो गए, और ये हो गया CH2, और ये हो गया लास्ट में आपके Br। यानी मैंने इस श्रृंखला को इस तरीके से घुमा सकते हो। तीसरी है आपकी CH3 CH2, यहाँ पे आपके एक बॉन्ड है, फिर ऑक्सीजन, फिर आपके दोबारा से क्या है CH3, ठीक है। ये इसका है ब्यूटेनॉन का। अब आपके है हेक्सेनल। हेक्सेनल का आपका वो ये सिंपल है, नल आ रहा है लास्ट में, तो एल्डिहाइड आ रहा है आपके, ठीक है। तो ये हो गया आपके CH3 ये वाला, फिर इसमें 2 है तो CH2, इसमें 2 है आपके CH2, फिर इसको घुमा दो नीचे CH2, फिर दोबारा CH2, और लास्ट में क्या हो जाएगा CHO। एल्डिहाइड ग्रुप है ये, ठीक है। अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास में और पूछ लेना। तो ये ब्रोमोपेंटेन के बारे में पूछ रहे हैं जो फर्स्ट में था। तो एक तो ब्रोमोपेंटेन इस तरीके से लिख सकते हैं, एक ब्रोमो को क्या है कि जिस लास्ट में लगाया उसकी जगह हम क्या करें सेकंड नंबर पे लगा सकते हैं। तो इसका नाम एक तो हो गया 1 ब्रोमो, यानी 1 नंबर पे ब्रोमोपेंटेन लग रहा है, एक 2 नंबर पे लग रहा है ब्रोमोपेंटेन, एक 3 नंबर पे लगा दिया। अब आपको मैंने पहले ही बताया था क्लास में 1 2 3 4 5, तो इसको 1 नंबर दिया तो ब्रोमोपेंटेन, फिर 1 2 2 पे तो 2 यानी कि 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3, इधर से भी 1 2 और 3, तो 3 पे लग रहा है तो 3 ब्रोमोपेंटेन। एक तो इस तरीके से ये तो नॉर्मल है। फिर इसमें ये आपके फिर से वो स्ट्रक्चर आ गया आपके आइसो, जो 3 वाला एक तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपके ये आइसो वाली स्ट्रक्चर से, तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, और ये सारे क्या हैं ब्रोमोपेंटेन है। फिर है आपके कि निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करोगे। तो आपको पता है कि कार्बन की संख्या कितनी दे रखी है, यहाँ पे आपको 2 दे रखी है, 1 और 2, और लास्ट में क्या लगा दिया आपके ब्रोमो। तो हम जानते हैं कि 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं आपके सिंगल, तो भी एथिल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो बच्चे क्लास में आए थे उनको पता है, ये किसका सूत्र है, CH4 सूत्र है किसका, मैथेन का। सबको पता है ये बात, CH4 किसका सूत्र है, मैथेन का। अब इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूँ तो लिख दूंगा क्या CH3, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो इस मैथेन से इसका नाम हो जाएगा क्या, मैथिल। तो रसायन विज्ञान के अंदर एक बात है कि एल्केन जितने भी होते हैं उन एल्केनों में से अगर आप एक हाइड्रोजन की संख्या घटा दोगे तो क्या बनेगा, एल्किल बनेगा। तो यहाँ पे देखो मैथेन किस में बदलेगा, आपके एक हाइड्रोजन कम करते ही, यहाँ लिखा मैंने अभी किस में, मैथिल में। इसी तरीके से एथेन किस में बदलेगा, एक हाइड्रोजन कम करते ही एथिल में। वही चीज़ हुई है यहाँ पे देखो, ये जो सूत्र है ये किसका सूत्र है, एथिल का, CH3 और आपके CH2। ये जो सूत्र है यहाँ तक Br से पहले का, ये क्या है आपके एथिल है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एथेन का सूत्र क्या होता है, CH3। अगर इसको मैं एथेन लिखता तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि एथेन का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, CH3। तो ये किसका सूत्र है, आपके एथेन का। अब इस एथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन कम कर देता हूँ
तो इसमें से इधर से कम करो चाहे इधर से, तो मैं इधर से कम कर रहा हूँ। तो CH3 एज इट इज़ उतार दिया, फिर एक बॉन्ड, फिर क्या आ जाएगा CH2। तो इस एथेन से एक हाइड्रोजन कम करते इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब जितने भी हैं, एथेन से एथिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल, आपके प्रोपेन से प्रोपिल, मैथेन जैसे कि आपके पेंटेन से पेंटिल, ये बनेंगे। पर ज़्यादातर एथिल और मैथिल ही काम आता है, प्रोपिल भी नहीं आता। तो ये पहला स्ट्रक्चर बन गया आपके, इसका सूत्र बना के बता दिया, ठीक है, इसका नाम लिख दिया आपने जो स्ट्रक्चर है। फिर दूसरा आपके क्वेश्चन है कि इसका नाम बताओ। तो ये आपको पता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, CHO और एक H पहले लगा है, तो इसको बोलते हैं आपके क्या, फॉर्म एल्डिहाइड। फिर है आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, कितने कार्बन है, 6। तो सबसे पहले हम उससे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ पे आपके त्रिबंध है, 1 2 3 4 5 6। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपको पता है क्या आएगा, आइन, और कितने हैं, हेक्स है, हेक्स प्लस आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साइन। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये किस में है, आपके एल्काइन का पूछा हुआ है, और एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CN2N-2। 10वीं क्लास एक एक चीज़ मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूँ। फिर है कि एथेनॉन और एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। सूत्र है आपके, वो है C2H5OH। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है। और हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है इसमें टोटल, ऑक्सीजन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे आपको 6 नज़र आ रही है। 5 यहाँ है और 1 यहाँ है, और इसमें 2 ऑक्सीजन ऐड करने हैं, तो ये किस में बदल जाएगा, आपके एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल में, CH3COOH। इस तरीके से सूत्र बनेगा, CH3COOH, ठीक। और आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, कम, क्योंकि हाइड्रोजन जल के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब आपको पता है कि जिस भी यौगिक में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हम क्या कहेंगे, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक। तो ये कारण है। तो एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में अम्लीय K2Cr2O7 से जब अम्ल बनाने में हाइड्रोजन की क्या हो जाती है, कमी। बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 3 और 1 4, जबकि यहाँ पे कितने थे, 6। यहाँ हाइड्रोजन कितने, 1 और 3 4, तो हाइड्रोजन की कमी हुई है, अतः ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए उपयोग में किया जाता है। ये है आपके एथाइन, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये आपके एथाइन है। तो एथाइन का उपयोग ऑक्सीजन के साथ करके और आपके वेल्डिंग की जाती है। तो वायु में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, वो आपके 20, जैसे हम 21% के रूप में देख सकते हैं। एथाइन का पूर्ण दहन ऑक्सीकरण यानी नहीं होता, किसकी कमी में, ऑक्सीजन की कमी में, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन मिक्स करते हैं, ठीक है। वायु में जो बाकी गैसें हैं वो कितनी है, 78% तो क्या है आपके नाइट्रोजन ही है, जो कि कैसी गैस है, अक्रिय है, जो ऑक्सिक एसिटिलीन के ताप को क्या करती है, कम करती है, क्योंकि अक्रिय गैस है, तो इसलिए हमें ऑक्सीजन उसके मिश्रण के रूप में देनी पड़ती है। फिर हैं आपके, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्या ये रहे आपके कि जो वातावरण है, वातावरण में क्या है कि ऑक्सीजन इतनी भरपूर नहीं है, कि वातावरण में आपको होता है कि वायु का क्या है, मिश्रण है, जो मैं आपको 200 क्वेश्चन में करा चुका हूँ। तो यहाँ तक देखो 78% तो ओनली कौन सी गैस है आपकी, नाइट्रोजन है, और 20% या 21% गैस कौन सी है आपकी, ऑक्सीजन, बाकी मिश्रण है। तो हमें इस ऑक्सीजन की आवश्यकता 20-21 से ज़्यादा होती है, इसलिए हम वायु के मिश्रण के साथ में एथाइन यूज करके और वेल्डिंग का काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें अलग से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। तो आपने देखा होगा कि जहाँ भी गैस वेल्डिंग होती है वहाँ पे वेल्डिंग का एक बड़ा सा लंबा सा एक सिलेंडर होता है, याद करो, जहाँ पे भी गैस वेल्डिंग का कार्य होता है, और उस सिलेंडर में लंबी सी नलिका होती है। उस नलिका के यहाँ पे आपको पता है कि एक रॉड टाइप से वो क्या करता है, रॉड लगा के
ज्वाला फेंकता है यहाँ पे, ज्वाला आपको नीली कलर की दिखाई देगी। तो ऐसा क्यों होता है, इसके अंदर क्यों भरते हैं हम ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस के साथ, क्योंकि आराम से ऑक्सीजन की सप्लाई हो, और ऑक्सीजन जब इसके पास पहुँचेगी आराम से साथ में, तो किसी भी पदार्थ का दहन करके उसकी वेल्डिंग आराम से कर देगी। तो इसका आंसर ये है। फिर है, प्रयोग के द्वारा आप एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर करेंगे। तो एल्कोहल का मतलब जानते हो आप क्या है, शराब, सामान्य रूप से आप जानते हो। तो एल्कोहल में विशिष्ट स्पिरिट जैसी गंध आती है और स्वयं बिना धुआं देकर जलते हैं, यानी कि एल्कोहलिक जो पदार्थ होते हैं उनमें धुआं नहीं होती जब भी वो जलते हैं। ये NHCO3 के साथ कोई बुदबुदाहट यानी CO2 गैस भी नहीं छोड़ते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल स्वयं नहीं जलते हैं, ये NHCO3 के साथ बुदबुदाहट के साथ क्या छोड़ते हैं, CO2 गैस छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रैक्टिकल को कर सकते हो लैब में। फिर है कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना, कारक के बारे में पूछा है, ऑक्सीकरण के बारे में नहीं पूछा, कि ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन अथवा विद्युत ऋणी तत्वों को देते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अम्लीय K2Cr2O7 ये ऑक्सीकारक है, ये एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में बदलता है। अब ये क्या है, अम्लीय है, ये एक अम्ल है, ये अम्लीय ऑक्साइड है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा किसको, यहाँ पे, किसको, ये क्या है आपको एथेनॉल है, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। अभी अभी हमने ये पढ़ा है, यहाँ पे देखो ये रिएक्शन यहाँ पे पढ़ी अभी पहले क्वेश्चन में, एथेनॉल, इसी का दूसरा नाम क्या है आपके, एथिल अल्कोहल। ठीक है, अब इसको ये ऑक्सीजन देगा, और ऑक्सीजन दे के और इस एथेनॉल को किस में बदल दिया इसने, एथेनोइक अम्ल में, यानी कि एसिटिक अम्ल में, और वाटर बाहर निकल गया। तो ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन दे सकते हैं, या विद्युत ऋणी तत्व, तो विद्युत ऋणी तत्व किसे कहते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आपके जो टेबल वाला चैप्टर आ रहा है 5th चैप्टर, उसमें बहुत डिटेल से आएगा ये शब्द विद्युत ऋणी तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, अभी आपको याद रखना है कि जो पदार्थ ऑक्सीजन देते हैं, अब ये ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ। तो ये अम्लीय ऑक्सीकारक पदार्थ हैं आपके K2Cr2O7। ठीक है, फिर है आपके, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं। ये नहीं बता सकते हम। लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़ों को पत्थर पर पटकते हैं, या डंडे से पीटते हैं, या ब्रश से रगड़ते हैं, या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़ते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता है। कपड़ों पर तेल ग्रीस लगा होने से धूल के कण चिपक जाते हैं। साबुन लगाने से साबुन के मिसेल अध्रुवीय होने के कारण ग्रीस या तेल में प्रवेश करते हैं, जिससे पायस बन जाता है। पायस का मतलब होता है क्रीम जैसा। मैल फूल जाता है, रगड़ने पर यह कपड़ों से हट जाता है और पानी के साथ बह जाता है। इसको इसी ही लैंग्वेज में इसका आंसर करना, क्योंकि इस लैंग्वेज में ही इसका आंसर करोगे तब जाके आपको, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें 2 नंबर आपको मिलेंगे। अब ये अध्रुवीय मिसेल क्या होता है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हमारे किताब के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए, तो किताब के क्वेश्चंस एक एक देख लो। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ आज कि C2H6 में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं, 7। इसके स्ट्रक्चर के साथ बताया था मैंने आज, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक, फिर है आपके ब्यूटेनॉन, चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक यानी क्रियात्मक समूह कौन सा है, आपके कीटोन है, ये पढ़ा चुका हूँ। खाना बनाते समय अगर कोई तली बर्तन की काली हो जाती है तो ईंधन का पूरी तरीके से क्या नहीं हुआ है, दहन, ईंधन पूरी तरीके से जला नहीं है। फिर है CH3Cl में आबंध का उपयोग कर सहसंयोजी बंध की प्रकृति को समझाओ। तो केवल इसके स्ट्रक्चर को बना देना इस तरीके से जो मैंने आज बताया था क्लास में। फिर है आपके कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाएं, किसकी, एथेनोइक अम्ल की, ये आपके प्रोपेनीन की, और H2S की और F2 की। तो देखो एथेनोइक अम्ल की ये रही आपके CCOOH और HHH। तो ये तो किसकी हुई, आपके मैथिल की।
और ये किसकी हुई आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो बना सकते हो इस तरीके से। फिर ये है आपके किसकी, प्रोपेनॉन की आपके। ये वाली है आपके प्रोपेनॉन होगा, ये प्रोपेनीन है। CH3 तो ये कीटोन वाला ग्रुप है बीच में। फिर ये है आपके H2S, तो H2S की तो वही है, जल जैसी है। यहाँ पे सल्फ़र के देखो 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन का एक एक, तो इसकी भी संरचना बन गई। फिर आपके एक नाम दे रखा है लास्ट में आपके एथेनोइक को 2 बार समझा दिया आपके। हाँ, इसी प्रोपेनोइक को आपको इलेक्ट्रॉनिक संरचना इसकी बताइए। फिर आपके F2 किस तरीके से होगी, एक F2 को डॉट के रूप में बता दिया और एक को क्रॉस के रूप में बता दिया। ये क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट है। अब ये डॉट क्यों लगा रखे हैं, क्रॉस क्यों लगा रखे हैं, कार्बन जहाँ भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को किससे बता रखा है, क्रॉस से, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को किससे बता रखा है, आपके डॉट से। और दूसरा जो फ्लोरीन है उसके इलेक्ट्रॉन भी किससे बता रखे हैं, आपके ये डॉट से। अब फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 9, तो 1s2 2s2 और 2p5, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं आपके, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6 और 1 7, तो ये टोटल इसका बाह्यतम कोश हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। ये कितना करना चाहता है, 8, तो ये एक और लेगा, इससे ये हो गया 8। इसी तरीके से ये डॉट इसका लेगा और इसके भी हो गया 8। अब ये तो आपको पता है कि ये कार्बन के हैं चारों, अकेले कार्बन के हैं। ये 4 है तो इसको 4 और चाहिए, तो 2 तो ये क्या करेगा, यहाँ से ले लेगा और 2 ये इधर के लेगा, तो कितने हो जाएंगे, 8। तो इसी तरीके से ये देखो सल्फ़र के खुद के कितने हैं, 6, और ये 2 किससे ले लेगा, हाइड्रोजनों से एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक, अब है आपका क्वेश्चन कि समजातीय श्रेणी क्या होती है, उदाहरण के साथ समझाएं। तो समजातीय श्रेणी ऐसे यौगिक जिनकी श्रेणी, यानी कि ऐसे यौगिक की श्रेणी जिनका सामान्य सूत्र एक ही हो और 2 क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 समूह का अंतर पाया जाता है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। उदाहरण के लिए एल्केन श्रेणी, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CN2N+2। इसके सदस्य क्रम से मैथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। 2 क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH4 है और ये C2H6 है, तो इसमें CH2 बढ़ गया, यानी एक ये समूह बढ़ गया, फिर इसमें फिर CH2 बढ़ गया, फिर इसमें CH2 बढ़ गया। अब इसको बता देता हूँ मैं एक स्ट्रक्चर बना के, जिससे आपके समझ में आ जाए। जैसे कि सबसे पहले मैथेन का बनाऊँ मैं आपको, CH2 ये CH3 और ये CH3, ये तो क्या हुआ, मैथेन, और ये क्या हुआ, एथेन। तो इन दोनों में अंतर हो गया, एक CH2 बढ़ गया। अब यहाँ पे देखो, ये आपके क्या है, एथेन। अब आपको बनाना है प्रोपेन, CH3 और CH3। अगर ये 2 ही होता तो ये क्या हो जाता है, एथेन, लेकिन इनके बीच में एक समूह और जुड़ गया, क्या, आपके CH2, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन। अब इनके बीच में फिर वही, ये प्रोपेन ही होता अगर इसमें एक CH2 और नहीं बढ़ाते, तो CH3 CH2 CH2 और CH3, 4 कार्बन हो गए, तो 2 CH2 बढ़ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके क्या हो गया, ब्यूटेन। तो इस तरीके से एक एक CH2 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके समझ में आ गया होगा कि मैथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन 2 क्रमागत सदस्यों के बीच में क्या अंतर है, CH2 का। इस प्रकार एल्किल CN2N, एल्काइल CN2N-2, एल्केन के H को अन्य क्रियात्मक समूह से हटाने पर बनी श्रृंखलाएं जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक समूह आदि सजातीय श्रेणियां होती है। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि जो जैसे कि ये है आपके एथेन है, अब एथेन से मुझे अल्कोहल बनाना है, एथिल अल्कोहल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक H हटा दूँगा, तो ये CH3 है,
मैं अब लिखूँगा CH3, ये तो लिख दिया एज वेल एज। अब लिखूँगा CH2, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा है, इसकी जगह CH2, और इसमें क्या लगा दिया मैंने OH, तो एक H हटा दिया यहाँ से, तो इसका नाम क्या हो गया, एथिल एल्कोहल। तो ये क्या हुई, सारी की सारी सजातीय श्रेणियाँ। अब अगर OH लगाए तो एल्कोहल, ठीक है, Br लगाऊंगा तो आपके एथिल यानी कि ब्रोमो एथिल बना सकता हूँ। अब है आपके कि एथेनॉल यानी अल्कोहल और अम्ल, एथेनोइक अम्ल में क्या क्या अंतर है। तो देखो भौतिक अवस्था दोनों के दोनों द्रव है, पानी में विलयता दोनों के दोनों पानी में घुल जाते हैं। गंध, इसमें स्प्रिट जैसी गंध आती है। स्प्रिट क्या होती है, जैसे लकड़ी को जला रहे हैं उस टाइप की गंध आती है। सिरके जैसी गंध आती है, अचार जैसे जमता है। क्वथनांक इसका है 78 डिग्री सेल्सियस और इसका एथेनोइक अम्ल का ज़्यादा है 118 डिग्री, 180 डिग्री यानी कि 118 डिग्री सेल्सियस। धातुओं से जब भी क्रिया करेगी कौन, आपके एल्कोहल शराब, तो कौन सी गैस निकलेगी आपके, हाइड्रोजन। और अम्ल भी क्रिया करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। क्षारों से इसकी कोई क्रिया नहीं होती, लेकिन हम जानते हैं कि क्षारों से अम्ल क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण। हैलोजन से एल्किल हैलाइड बनाते हैं, इसकी कोई क्रिया नहीं होती। इतना आपके नहीं आता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों से, यानी कि यहाँ पे क्या बनेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर एथेनॉल से जुड़ेंगे तो एस्टर, और यहाँ पे कोई भी क्रिया नहीं होगी। एथिल अल्कोहल से कोई क्रिया नहीं। एथिल अल्कोहल से अगर आपने क्रिया करवाई तो एसीटेट बनेगा, जिसमें फ्लो जैसी गंध आती है एसीटेट में। फिर है आपके कि ऑक्सीकरण, एसिड एल्डिहाइड अम्ल बनता है और ऑक्सीकरण इसका होता ही नहीं, ठीक है। तो ये है, तो आप शुरुआत के केवल ये गंध वाला, विलयता, भौतिक और ये हाइड्रोजन गैस, ये वाले याद कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक। फिर है आपके क्वेश्चन कि जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है, क्या एथेनॉल जैसे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साबुन के अणु के एक सिरे पर सोडियम या पोटेशियम के आयन होते हैं जो पानी में विलय होते हैं, तथा दूसरा जो सिर है उसका, यानी दूसरा जो सिरा है वो जल विरागी होता है, यानी कि उसको जल से कोई लेना देना नहीं होता। तो मैंने आपको बताया जो आपके पॉमेटिक अम्ल है C17H35COON। अब ये क्या हुआ, ये पूरा एक लवण हुआ, ठीक है, इसमें प्लस भी माइनस भी। अब ये सोडियम तो क्या करेगा, जल का जो ध्रुवीय है, अब जल भी क्या करता है, आपको पता है कि ध्रुवीय होता है जल, तो ये इसके माइनस से क्रिया करेगा, ठीक। तो घोलने पर जैसे ही पानी में डालेंगे तो एक सिरा है तो क्या करेगा, जल से क्रिया करेगा, और एक सिरा क्या करेगा कि जो गंदगी है उससे क्रिया करेगा। तो साबुन को जल में घोलने पर जल विरोधी सिरे आपस में मिलकर एक विशेष संरचना बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, मिसेल। यानी कि जल विरोधी का मतलब जो जल से क्रिया नहीं करता। तो मैंने आपको गंदगी बताई, बीच में ही गंदगी है, इसके बाहर मैंने इस तरीके से आपको बताया था, तो यहाँ पे O- किया था, याद करो। तो ये पूरा क्या है, मिसेल बनाता है। मिसेल साबुन की हाइड्रोकार्बन पूंछ कपड़े पर लगे तेल या ग्रीस की ओर आकर्षित होते हैं और तेल या ग्रीस में प्रवेश करके क्या बनाते हैं, पायस, एक लुगदी टाइप। तेल या ग्रीस को फुला देते हैं जो रगड़ने पर आसानी से हट जाता है। मिसेल ध्रुवीय कार्बनिक विलायकों जैसे एथिल अल्कोहल में बनती है। कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग, यानी कि उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग में ईंधन के रूप में क्यों जाता है, यानी कार्बन और उसके उपयोग जो है वो ज़्यादातर ईंधन के रूप में, यानी कि जलाने के रूप में क्यों किया जाता है, यानी ऊर्जा के रूप में। कार्बन तथा उसके समस्त यौगिक ऑक्सीजन में वो जलते हैं, यानी दहन होता है, और कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जल वाष्प तथा उष्मा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प वायु अथवा आकाश में चले जाते हैं जो प्रदूषण नहीं करते हैं, और उष्मा भोजन उद्योगों में काम आती है। अतः कार्बन के यौगिक ईंधन के रूप में अधिकतर उपयोग में किए जाते हैं, ठीक। फिर है कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाएं। अब कठोर जल में कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु के कारण जल कैसा हो जाता है, कठोर, हार्ड, जिसमें
जैसे ओसवाल साबुन है या कोई साबुन है, वो क्या करेगा, झाग नहीं देगा। जो साबुन से क्रिया करके ठोस लवण बना लेते हैं, यानी कि आपके कैल्शियम के और मैग्नीशियम के क्या बन जाते हैं, लवण। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन से क्रिया करने के बाद समाप्त हो जाते हैं और साबुन झाग देने लगता है। यदि आप लिटमस पत्र लाल व नीले से साबुन की जांच करें तो आपके परीक्षण में क्या आएगा, लाल लिटमस जो पत्र है वो कैसा हो जाएगा, नीला। तो हमें ये समझ में आएगा कि साबुन किससे बना है, साबुन में क्या है, आपके क्षारों का योगदान है। क्योंकि क्षार से जब भी लाल लिटमस पत्र क्रिया करता है तो कैसा हो जाता है, नीला। ये दूसरे चैप्टर में ना अच्छे से पढ़ाया है। हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजनेशन जो होता है आपके, हाइड्रोजनीकरण इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। वनस्पति तेलों को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर वनस्पति घी बनता है। अतः हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बोर्ड में मिलेगा आपको। वनस्पति तेल जो द्रव है हमारा, उसकी क्रिया आप किससे करा दो, हाइड्रोजन से, तो वनस्पति घी मिलेगा। तो इसकी क्रिया वही है आपके CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी क्रिया करा दो तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा, जो बुक्स में मैंने आज आपको बताया था। फिर आपके दे रखा है कि दिए गए हाइड्रोकार्बन में C2H6, C3H8 और C3H6 और C2H2 और CH4 किस में संकलन अभिक्रिया होगी। तो C3H6 और C2H2 में संकलन अभिक्रिया होगी। यही सेम टू सेम कि जो असंतृप्त कार्बन है वो किस में बदलेंगे, संतृप्त कार्बन में। और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया, जो आगे बता रहे हैं। संतृप्त व असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताएं। तो तेल में यानी कि ऑयल जो होती है, हाइड्रोजन गैस निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं तो ठोस वनस्पति घी बनता है। मक्खन पहले से ही ठोस होता है, हाइड्रोजन गैस का मक्खन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये संतृप्त और असंतृप्त में अंतर होता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो भी वस्तु संतृप्त है वो टेम्परेचर के इफेक्ट से प्रभावित नहीं होती है। जैसे हमारे घरों में सरसों का तेल है, अब चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जो आपके घरों में जो सरसों का या मूंगफली का या सोयाबीन का जो तेल है वो बिल्कुल सर्दी गर्मी एक जैसा ही रहेगा। लेकिन आपके घरों में जो घी है या आपके घरों में जो नारियल का तेल है वो समय यानी कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने अवस्था को परिवर्तित करा है। सर्दियों में ये दोनों के दोनों क्या बन जाते हैं, ठोस, और गर्मियों में ये दोनों के दोनों क्या बन जाते हैं, आपके द्रव। लेकिन इसका प्रभाव सरसों के तेल पे या सोयाबीन के तेल पे या आपके जो भी रिफाइंड है उस पर नहीं पड़ता। तो ये सारे के सारे जिन पे टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे को बोलते हैं आपके क्या, संतृप्त कार्बनिक यौगिक। और जिन पे प्रभाव पड़ता है इनको बोलते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। असंतृप्त का मतलब ये आपके जो अणु होंगे वो डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि डबल और ट्रिपल का आप कैसे समझाओगे। तो यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन ही पूछा है वो यही पूछा है। जैसे आपको पता है कि C2H6 ये तो सिंगल बंद है, ये देखो CH3 और CH3, तो इस पे कोई प्रभाव नहीं है, ये आपके सरसों का तेल वाली कहानी। C3H8 इस पर भी कोई आपको प्रभाव नज़र नहीं आएगा। लेकिन आपके C3H6 तो देखो 1 2 3 कार्बन और H कितने हैं, 6 है, तो ये 3 लगा दिए, इधर मैंने क्या लगा दिया आपके 3, तो एक तरफ 2 और एक तरफ 1 आपकी। ठीक है, तो अब इस कार्बन के जैसे H6 लगा दिया तो एक H, तो इस तरीके से जो कार्बनिक यौगिक है आपके उस पर आपके यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड आने से क्या होगा आपके कि ये असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होगा। और इसी तरीके से आपके जैसे कि 2 आपने क्या लगा दिया कार्बन और इसमें आपने 2 क्या दे दिया आपने हाइड्रोजन, ये वाला सूत्र। तो ये दोनों जो हैं ये दोनों के दोनों क्या है आपके, एक तो आपके एल्काइन है और एक क्या है एल्किन। तो एल्काइन और एल्किन को मैंने किस में पढ़ाया था, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में। तो असंतृप्त, अब इनके ये बॉन्डों का अगर हम खोलना चाहें तो ये क्या हो जाएंगे, संतृप्त हो जाएंगे। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। अब साबुन की वो इधर रखें आपके प्रश्न नंबर 8 में साबुन की सफाई की क्रिया विधि, ये अभी 8 में मैंने बता दी है पूरी आपको। ये बड़ा क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया क्लास में आपको।
तो ये आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए।